यहाँ पे अच्छा भाई वक्त हुआ नाजरीन प्रोग्राम करंट अफेयर्स जनाब एहतशाम अरशद निज़ामी के साथ राइटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं एहतशाम अरशद निज़ामी के साथ प्रोग्राम करता हूँ कि ये मेरे मतलब दोस्त भी हैं, हम असर भी हैं, हम जामा कराची से हमारा एक लंबा साथ है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं चंद चंद अल्फाज ज़रूर बोलूँ, बेशक आप लोग मुझ पे तनकीद करें। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। वालेकुम सलाम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने जी का। श्याम भाई प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स है और जो करंट अफेयर्स हैं वो इतनी जल्दी से चेंज होते हैं जैसे कि सुबह सूरज निकला फिर दोपहर को डूब गया फिर दोपहर को तुलू हुआ जी, सैताब को सियासत खुला इसी का हुआ। नाम है, सियासत में जी यही होता है। तो बस मुझे हमेशा वही याद आती है कि नारंगी ये सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उसे मिली जो शरीके सफर न थे। तो ये अच्छा हमारे साथ यही आप होता है। आपको पहले वाली किताब का टाइटल तो याद है, दूसरी किताब जो वो रफ़ाकतें वो हिकायतें भी तो थी। हाँ, तो अब वो जब तक हम हमें देंगे नहीं, हम देखिए ना उसकी तो रूनमाई को हमें शर्फ हासिल था कि हमने उसकी जी, जी, रूनमाई आप की हाँ, और हाँ। यहाँ पर भी की, सेंट लुइस में भी की और बड़े जी, जी। जलील कद्र हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब उसमें थे हमारे जी, मेज़बान। जी। तो बहुत जी, बड़ी हाँ। बात है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात है। अच्छा जी, भाई बिल्कुल। पाकिस्तान में जो अभी हमारे जो गवर्नर साहब रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दानिश्वर, बहुत बड़े पढ़े-लिखे इंसान डॉक्टर कमाल असफ़र साहब, तो आप उनकी रहलत हुई, आप जी, उनसे जी, जी, कमाल असफ़र साहब का आज ही वहाँ इंतकाल हुआ है मंडे के दिन जी, जी, पाकिस्तान में। कमाल असफ़र साहब बहुत ही पढ़े-लिखे और बहुत ही अच्छे ख़ानवादे के फ़र्ज़ंद थे और उन्होंने सियासत में पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम कमाया और वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब भी थे और बहुत उनके शहदाई भी थे। बेशक। और वो जब पीपल्स पार्टी बनी, तो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और जब अ, जब गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की 1971 में, तो कमाल असफ़र साहब को भुट्टो साहब ने सबसे पहले सूबाई वज़ीर बनाया, सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना। हालाँकि वो बैरिस्टर थे, लेकिन वो ख़ज़ाने के वज़ीर बनाए गए और बाद में फिर उनको सेनेट में रुकनियत दी गई और पीपल्स पार्टी की उन्होंने सेनेट में जाके नुमाइंदगी की और वो सेनेट में थे ही, अभी उनका टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो ने उनको सिंध का गवर्नर भी बनाया गवर्नर बना है। और बड़ा सियासत में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और लोकल गवर्नमेंट का जो मामला था, उसमें बेनज़ीर की बड़ी मुआवनत की कमाल असफ़र साहब ने और बेगम नुसरत भुट्टो जब उन पर मुकदमात चले और वो जेल गईं, तो उनका मुकदमा भी कमाल असफ़र साहब ने बड़ी कामयाबी से लड़ा। तो बड़ी शख्सियत थी और उससे पहले आप देखिए कि अभी चंद दिन पहले ही ताज हैदर साहब जो पीपल्स जी, पार्टी में जी। थे, सेनेटर थे वो भी और उन्होंने उनका भी इंतकाल हुआ और वो भी एक बहुत ही प्रोफ़ेसर करार हुसैन साहब के हुसैन थे, साहबज़ादे, जी, जी। पढ़ी-लिखी शख्सियत और पीपल्स पार्टी में बहुत से लोगों को अगर आप देखें, तो बड़े काबिल-ए-कदर शख्सियात हैं। आपका मेरा सियासी इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, हो सकता है। सियासी इख्तिलाफ, मगर जहाँ तक उनकी शख्सियत थी इन दोनों की और भी कुछ लोग होंगे कि उनकी शख्सियत बहुत साफ शफ़ाफ और बहुत ही काबिल-ए-कदर थी, तो हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और तमाम आमीन। हमारे आपके नाज़रीन जो हैं, उनसे भी दरख़्वास्त करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। जी, ब ब बड़ा बड़ा ज़बरदस्ती और वो कौमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करती हैं जो अपने अकाबरीन को, अपने रहनुमाओं को यकीन इख्तलाफ़ात के बावजूद भी याद रखें। जी, जी, तो बिल्कुल। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और मैं भी तमाम देखने वालों से दरख़्वास्त करूँगा कि उनके लिए दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ करें। अच्छा भाई जो पाकिस्तान के जो मौजूदा जो हालात हैं जंग और जंग के बाद फिर कंप्रोमाइज़ और कंप्रोमाइज़ के बाद अब वो कुछ लोग कहते हैं झड़पें, कुछ लोग कहते हैं जंग, फिर उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का फ़ील्ड मार्शल बन जाना और बड़ी चीज़ें हैं जो बदगर्दिश में हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इंडिया का जो किरदार है जो जी। हमारे साथ उनके मिसाली ताल्लुकात हैं और जो हमारे देरीना मसाइल हैं, तो वो फिर जी, कोई जी। ना कोई एडवेंचर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं जो उनकी देरीना सियासत है, जी, मोदी जावेद की भाई जो मुझे पाकिस्तान दुश्मनी जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बातें हैं
और असल में जो मैं समझता हूँ कि अ, भारत ने अभी तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया है, पाकिस्तान के वजूद को। जी, सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है, जिस दिन ठीक, भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर लेगा कि ये भी एक हकीकत है, एक मुल्क है और इसको इसको भी ज़िंदा रहने का, चलने का हक हासिल है, हक है। मेरा ख़्याल है कि आधा मसला हल हो जाएगा। मगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो या मखलूत हुकूमतें बीच में भी रही हैं भारत में, उन सब के साथ मसला यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, नंबर 1, एक मसला तो ये है। जी, दूसरी है कि जहाँ आप कह रहे हैं कि ये झड़पें, ये जो अभी झड़प हुई थी 4 दिन हुँ, की, हुँ, उसको हुँ, मैं तो जंग ही समझता हूँ। इसलिए कि ठीक, अब के दौर में ये जो जंगें हैं वो कन्वेंशनल वार बहुत कम होती हैं कम और हो ज़्यादा इसी तरह की है कि आपने वो ड्रोन से अटैक कर दिया, आपने मिसाइल से अटैक कर दिया। आप इज़राइल में भी देख लीजिए यही हुआ है, ईरान में से भी इज़राइल का यही होता रहा है। तो ये वार ही है एक तरह से और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो वार 1948 से आपके पहले भी किसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 1948 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, फिर कारगिल हुआ, फिर अभी थोड़ी दिन पहले जो पलवा पुलवामा पहलगाम, का जी, जो इंसिडेंट था वो पहलगाम भी एक राइट, तरह का वो भी अटैक था, वो भी जंगी थी और अब ये पहलगाम का जो हुआ हुँ, है। तो अब सवाल ये पैदा होता है और आपने अभी ज़िक्र किया कि इसमें अभी कामयाबी के दावे तो ज़ाहिर है दोनों ही कर रहे हैं। दोनों, एक मीडिया वार है जो जो वार से पहले शुरू हुई और अभी तक जारी है और ठीक, दोनों तरफ के मीडियाज़ जो हैं वो यही साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। ठीक, और अब जंग में जीत और हार तो क्या मैं तो नहीं इसको जीत और हार समझता हूँ। इससे कि जंग की तबाहकारियाँ बहुत ही मुहलिक होती हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है सदर ट्रंप ने, वो बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 ऐसी हुकूमतें, 2 ऐसे ममालिक जो एटमी पावर हों आपस में लड़ पड़ें तो खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़ तो जाते हैं। अच्छा उसके हवाले से एक बात आपने कही कि पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ हैं उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जी, जी, तो पाकिस्तान में ये 2 मिसालें हैं, एक मिसाल अय्यूब खान की थी कि जी, उनको फील्ड मार्शल बनाया गया और अय्यूब खान के बारे में कहा जाता है कि उनकी अपनी कैबिनेट जो थी, जी, जो जी, जमहूरी नहीं थी और बहरहाल जम कैबिनेट थी, उसमें सिविलियंस थे और उन लोगों ने उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया और उनको तोहफ़ा दिया। बनाया। तो मगर ज़ाहिर है कहा जाता है कि वो कैबिनेट उनके अंडर में थी, ज़ाहिर है तो सदर इसलिए उन पाकिस्तान लोगों भी ने थे। खुद ही अपने आप को वो फील्ड मार्शल बनवाया कैबिनेट के ज़रिए। जहाँ तक अभी जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब, तो जी, इस जी, वक़्त तो एक चाहे लूली लंगड़ी कहें आप, चाहे जैसी भी कहें, एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हुकूमत है और सिविलियंस ने ही सिविल गवर्नमेंट ने फैसला किया उनको कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। तो थोड़ा-सा फ़र्क तो है अय्यूब खान में और आपके दौर में। जी, जी, लेकिन जो लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त तनकीद का वक़्त नहीं है। ठीक है, हुँ, 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 वो लोग दुरुस्त होंगे कि ये मुनासिब नहीं था या ये गलत है। लेकिन अभिनंदन जो भारत का हवाबाज़ था, वो आपको पता है उसका जहाज़ गिर गया था और उसको मार दिया था पाकिस्तान के हवाबाज़ों ने और वो पकड़ा भी गया था। तो वो तो उसका क्रेडिट उसको नहीं जाना चाहिए था। उसको तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे उसको तो या तो माज़ूल किया जाता या जिस ओहदे पे था उसी ओहदे पे रखा जाता। लेकिन भारत ने उसको तरक्की दी और जी, उसको अपना कौमी हीरो करार दिया। तो ये असल में टग ऑफ वार है कि जिस तरह से 2 ममालिक में आपने देखा होगा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं और पॉलिटिक्स पे नज़र भी रखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहाँ ज़रा-सी कशीदगी बढ़ती है, वो अपने-अपने ममालिक से दूसरे ममालिक के जो सफ़ारतकार होते हैं, उनको निकालना शुरू कर देते हैं। तो एक जी, तो आपने ये देखा कि उन्होंने सफ़ारतकारों को इस दफ़ा भी निकाला। एक इंडिया ने निकाला, जवाब में पाकिस्तान ने निकाला। पाकिस्तान में निकाला। और फिर ये कि जीत को साबित करने के लिए कि हम जीते हैं इस जंग में, उन्होंने भी बहुत सारी अपने लोगों को तरक्कियाँ दी
और इधर पाकिस्तान ने भी जवाब में अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। तो अब ये तय करना जो कि मैं समझता हूँ गैर जानिबदार जो ज़राए इब्लाग हैं, वो ज़्यादातर तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक नहीं करता, तो ये जंग आगे बढ़ सकती थी और उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा और उन्होंने ही सही मानों में सीज़ फायर करवाया या जंग बंदी करवाई और उसकी मिसाल आपने पिछली दफ़ा दी थी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो वो इंडिया उस ज़माने में इंडिया ही में थे वो थे दौरा वहीं कर थे। और वहाँ से आए और उन्होंने बयान ये दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों ममालिक जाने और खुद जंग बंद होनी चाहिए वैसे। ठीक। लेकिन 2 दिनों के बाद उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप से गुज़ारिश की कि इन दोनों ममालिक के दौरान जंग बंदी कराई जाए। और आपको पता है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बीवी भारत नज़ाद हैं, भारती नज़ाद हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो ये समझा जा रहा है कि उनके ज़रिए भारत का को का को कन्विंस भारत ने कन्विंस किया होगा कि इसको जंग बंद कराई जाए और जंग बंदी के लिए वो ही आगे बढ़ता है कि जो समझता है कि वो खसारे में है या उसका बेशक। नुकसान हुआ है या मज़ीद नुकसान हो सकता है। हुँ, तो ये बात तो तय है कि जो रिक्वेस्ट आई होगी वो भारत से ही आई होगी, यही समझा जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कोई और बात भी हो दूसरी या हुँ, तीसरी या हो हुँ। सकता है कि किसी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट ना आई हो और डोनाल्ड ट्रंप ने ही सोचा हो कि भई ये इसलिए कि उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं अब चेंज हो चुकी हैं, वो अब अमन की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह शायद में हमने पहले डिस्कस किया था कि जी, उसकी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ की चाहिए। भी बातें चल रही हैं। तो जी, वो ये चाहते होंगे आपने देखा होगा कि ईरान से भी इनकी मुखासमत शुरू में बहुत हुई, लेकिन अभी उनका आज ही बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि ईरान से हमारी बात कामयाब हो रही है और हुँ, हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचेंगे। चीन बिल्कुल। से भी वो बात कर रहे हैं टैरिफ के मामले में और वहाँ से भी उम्मीद है कि शायद टैरिफ पे कोई समझौता हो जाएगा। फिर वो कई ममालिक जिनसे मुखासमत है यूरोपीय ममालिक, उनके लीडरान से भी वो मिल रहे हैं और मिडल ईस्ट भी वो जा के आए हैं। तो इस पे तो ख़ैर बाद में बात करेंगे लेकिन ये कि जी। बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है कि इंडिया हुँ, पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है कि अब जंग से इज्तनाब करना चाहिए, बड़ी तबाहकारियाँ होती हैं। आप 71 को देख लीजिए कि क्या तबाहकारी हुई है, कितने इंसान मारे गए हैं। ठीक। बहुत सही। देखिए अक्षय भाई बहुत आपने सही प्रेज़िडेंट ट्रम्प को अगर इस वक़्त रियली हमें एप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से जिस बोल्ड अंदाज़ में उन्होंने स्पेशली ये मसले को उठाया क्योंकि जब जापान के अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो वाक़या पेश आया था, जी, जी, जी। हिरोशिमा वाला, तो हुँ, उसके हुँ। जो ताबकारी असरात थे, वो तो बहुत ही छोटे पैमाने के वो थे, बिल्कुल। एटॉमिक बम थे। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन ये बिल्कुल। वाले जो बम जो अब इन दोनों ताकतों के पास ओहो! हैं तो बिल्कुल। उनको तो मेरा ख़्याल है कि और ये आधी दुनिया वहाँ पे रहती है, कम से कम एग्ज़ैक्टली। हाल्फ ऑफ द हुँ, वर्ल्ड। तो या बिल्कुल। अगर ये ब्लास्ट हो जाए तो और जबकि प्रेज़िडेंट ओबामा को उन्होंने दिया था बहुत छोटे से काम था, बहर मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत होगा। उनको हुँ, वो अवार्ड दिया गया था, इसके ऊपर नामज़द किया गया था नोबेल प्राइज़ पे। हुँ, तो मेरा हुँ, ख़्याल है हुँ। प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो हैं वो तो डेफ़िनिटली डिज़र्व करते हैं क्योंकि इज़ अ बिग और पाकिस्तान के एंगल से अच्छा भाई मैं आपकी तरफ तवज्जो जी, जी। दिलाऊँगा कि जो जी, बिल्कुल। कश्मीर का मसला था, जो कश्मीर का मसला डेड हो चुका हुँ, था और हुँ, हुँ। 370 जो भी उन्होंने पास की थी, उसके बाद वो ऐसा लगता था कि अब हम हुँ, उस पे कुछ भी नहीं बात कर सकें। राइट, उन्होंने राइट, उसको राइट। वापस टेबल पे ले आए हैं। हाँ, जो हाँ। तो और अच्छा ये ये नहीं कि सिर्फ़ एक बार लाए, वो बार-बार उसका ज़िक्र कर रहे हैं। ज़िक्र कर रहे ये हैं, बड़ा पुराना मसला है इनका और इसको हल होना चाहिए और इन दोनों में दोस्ती होनी चाहिए होनी और चाहिए। अगर ये मिल के बैठ जाएँगे, अमन कर लेंगे तो हम इनके साथ तिजारत करेंगे और ज़ाहिर है अमेरिका अगर तिजारत करता है भारत से भी या पाकिस्तान से भी, तो दोनों जी, ममालिक में तरक्कियाँ तो आएँगी। तो और मैं बेशक। समझता हूँ जावेद भाई मैं तो इस बात का बरमला इज़हार करता हूँ, जी, इसमें जी। कोई बात ऐसी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वार से, जंगों से इज्तनाब किया है हमेशा, पिछले दौर में भी। आप जी, नहीं देखेंगे कि उन्होंने बहुत। किसी पर इन्वेड किया हो, नहीं किया। इस दफ़ा भी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस दफ़ा शायद वो उसका उलट करें।
मगर उन्होंने अमली तौर पर इसका मुज़ाहरा किया है कि ईरान से, चीन से, हर एक से जो मुखासमत थी उसको कम करने की कोशिश की है। मैं कहूँगा कि अगर गज़ा में वो इज़राइल के हमलों को रुकवा सकें, तो वो नोबेल पीस प्राइज़ के फिर हकदार तो हैं, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हकदार हैं। मुस्लिम उम्मा में भी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी आपने बात की है। अच्छा भाई हम जो आपने बात करे थे उसमें जो आपने उनकी बात की कि जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बना जी, दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुझे उस पे सबसे ज़्यादा अफ़सोस है वो ये है कि ये लेजिटिमेट जो ये गवर्नमेंट है ना, इसकी लेजिटिमेसी से कोई भी अवार्ड लेना उनके मनसब के मुनासिब नहीं था। बहरहाल हुँ। सिविल गवर्नमेंट है, वो जूते पॉलिश करने में किसी भी हद तक गिर सकती है। और उसका असल जो में सिर्फ असल में एक जुमला मेरा, जी, जी। रिटेलिएशन जो हुआ ना, जो बच्चों की हाँ, बस हाँ। के ऊपर वो जो बुज़दिलाना हमला किया गया, वो जो है हुँ, ना, वो हुँ। काबिल तहसीन नहीं है। उन हालात बिल्कुल। में कि जहाँ पे मुल्क हमारी इतनी बड़ी हमारी फ़ौज और हुँ, उसके सरबराह और इतनी बड़ी हमारे जनरल्स और आईएसआई और दुनिया की बेहतरीन फ़ोर्स, और आप इतना बड़ा डोंट जो उन्होंने पहना क्राउन और देन ये, उसका एक बड़ा दुःख होता है उन बच्चों हुँ। से भी। तो हम इस पे कोई बात नहीं करना चाहते, वैसे ही मैंने अपना तबसरा किया। हाँ, नहीं आप मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि असल में आपको कुछ रिटर्न भी करना होता है। जी। तो आपको कुछ रिटर्न तो करना होता है। आप अगर हमारे घर पे कल बहुत बड़ा-सा तोहफ़ा पहुँचा जाएँ, जिसको हुँ, हम डिज़र्व नहीं करते हैं, तो तो हाँ, हम बहुत सोचेंगे कि खूबसूरत। जावेद भाई को क्या दें और कब दें और कैसे दें। तो बस ये तो वो बहरहाल होता है, हमारे आपके सियासत में कॉमन ऐसा एक होता है। हमारे आपके कॉमन दोस्त हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं शेर आज मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं किताब का आपकी ज़िक्र करना चाहता था। उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, इतरत इतरत का कि कहने को हाँ, बहुत कुछ है, मगर कह नहीं सकते, एक खौफ लगा रहता है अहबाब के शर से। तो Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate via Zelle. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एहतशाम अरशद निज़ामी। एहतशाम भाई, हम जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जी। वो बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि तोहफ़ा पहुँचाना पड़ता है, तो बहुत ज़बरदस्त। एहतशाम भाई, वेरी क्विक, पाकिस्तान में 1-2 वाक़यात और भी हमारे, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, मेरा जी, भी जी। थोड़ा बहुत इससे ताल्लुक़ है। तो 1-2 हमारे जर्नलिस्ट शहीद किए गए सूबे जी, सिंध जी। में। बिल्कुल, वो बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। तहरीक का हिस्सा थे, नहीं थे, बहरहाल बेईमाना तरीके से, और फिर उनकी लाशों के साथ हथकड़ियाँ पहनी हुई लाशें, हम तो लाशों का वैसे भी एहतराम करते हैं। हम जी, तो बिल्कुल। अपने ये मुर्दे बहुत जलाते नहीं है, दफना देते हैं। तो आप बिल्कुल, ये देखिए बहुत कि तो बहुत उस पे मैं दुःख चाहूँ की थोड़ा-सा बात है। तबसरा। जी, बहुत दुःख की बात है कि जर्नलिस्ट जो कि अपने काम पे लगे होते हैं, वो आप तक खबरें पहुँचाते हैं, आपके ज़राए इब्लाग़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप यकीन कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो चैनल्स आए हैं, उसमें तो चंद मख़सूस लोग ऐसे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के लोग इतने माली तौर पर मुस्तहकम भी नहीं होते। नहीं है, बिल्कुल सही। और वो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए खबरें लाते हैं, आपको आगाह रखते हैं। इससे तो न सिर्फ़ हुकूमत को तक़वियत मिलती है, बल्कि अपोज़िशन को भी और आम लोगों को भी तक़वियत मिलती है, इसलिए कि सियासत का पता चलता है, बेशक, ऊँच-नीच के बारे में मालूमात होती हैं। बेशक, ऐसे में उन लोगों के साथ जो बेईमाना सलूक होता है और मैं कहता हूँ कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तीनों जगहों पे सहाफ़त के लिए बहुत ही दुश्वार कुन मुश्किलात मरहला है और हैं। बांग्लादेश में तो इतना है कि वो बेचारे
शेख हसीना के दौर में गायब कर दिए जाते थे, बिल्कुल पता नहीं अच्छा। चलता था उनका। और मैं या आप अगर किसी जर्नलिस्ट को अपने प्रोग्राम में तबसरे के लिए लेते थे, अगर उसमें बांग्लादेश का टॉपिक होता था, तो वो मुआज़रत करते थे कि हम झूठ बोल नहीं सकते और सच की इजाज़त नहीं है। तो इजाज़त नहीं। ये जो है सहाफ़त पे जो ये ज़ुल्म और ज़्यादती और जो जबर है, वो ये वाक़ई ख़त्म होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए इन आलमी बुनियादों पर कि और इन मख़सूस जो सहाफ़ियों के साथ सिंध में हुआ हुँ, है, इससे तो और ज़्यादा नफ़रत बढ़ सकती है। हुँ। जी हाँ, वो पिछले कई सालों से ख़ास तौर से सूबे सिंध में इस हवाले से जी, बहुत ज़्यादा, और जिस जी, तरीके से बिल्कुल। ऑलरेडी पीका का कानून और ये 26वीं हाँ, हाँ, तरमीम के जी हाँ, बाद तो ऐसा बिल्कुल। लगता है कि जैसे पूरे इदारे जो है ना, मुल्क पूरा मफ़लूज कर दिया गया है। जी हाँ, और एक यानी एक हम एक ऐसी जमहूरियत में रह रहे हैं जो डायरेक्ट मार्शल लॉ के साए में है, यानी एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। बहरहाल हम पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं, यहाँ दिल धड़कते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया, तो मुझे जी, इसमें मेरे ज़हन में एक फ़ौरन एक सवाल बनता है, और जी, जी, आपकी बड़ी मैं समझता हूँ कि जितनी रिसर्च और जितनी ग्रिप आपकी है साउथ ईस्ट एशिया के मामलात पे, एशिया के मामलात पे, ये बड़े कम लोगों को है, और बहुत अच्छी आपकी गिरफ्त है, इसलिए मैं हमेशा आपके एनालिसिस को, आपके तज्ज़ियों को मैं बहुत अहमियत देता हूँ। बहुत मैंने शुक्रिया। एक प्रोग्राम अभी मेरा एक हो रहा था ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, तो मैंने अच्छा, उसमें भी आपका हवाला दिया था उन्हें। तो बांग्लादेश में जो केयरटेकर आए हैं मोहम्मद यूनुस, ज़ाहिर है कि वो पॉलिटिकल जी, आदमी तो नहीं है, बुनियादी तौर हुँ, पे वो बैंकर हैं, आपने जैसे एक हुँ, बार ज़िक्र किया था मुझसे, और वो सोशल वर्कर टाइप के आदमी हैं। लेकिन उनको अगर उन्होंने चुन लिया है इस केयरटेकर मनसब के लिए, तो वो भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के केयरटेकर जो बने थे हमारे, मैं तो अब वो ऐसे केयरटेकर वज़ीर आज़म के काकड़ साहब के, उनका नाम भी मुझे बहुत सोच के याद करना पड़ता है। तो वो भी ऐसा लगता था कि वो फॉरएवर आए हैं। तो इन्होंने भी मेरा ख़्याल है 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया इनको। कमोबेश इन्होंने मेरा ख़्याल है 10 या ग हाँ, 10 तो इन्होंने दौरे किए हैं अमेरिका और पता जी, नहीं कहाँ-कहाँ के। बिल्कुल। जी हाँ, बांग्लादेश हाँ। भी गरीब मुल्क है, उनकी इकोनॉमी भी इतनी जी, स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं हमसे है, बिल्कुल बेहतर है नहीं है। नहीं। हुँ, तो क्या ये जायज़ बनता है? और फिर दूसरा मैं उसमें ही एक ज़मनी सवाल, फिर आप उस पे बात भी कर लीजिएगा जी, कि जी। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बीच में टोकना, कि फिर जो जनरल वक़ारुज़्ज़मा, जो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो जो जी, वहाँ जी, के जी। चीफ़ ऑफ आर्मी हुँ, स्टाफ़ हैं, उनके भी कोई उनके साथ मिसाली ताल्लुकात नहीं कि रस्साकशी है। फिर कुछ दिन पहले आपकी नज़र होगी कि ये इलेक्शन कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं जो पढ़ रहा था वो था बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी बीएनपी या क्या, जी, जी, उसका बीएनपी। कुछ मैं चाह रहा हूँ, ये 3 सवालात बनते हैं, तो आप जी, इस पे ज़रा सरासिर गुफ्तगू करें। जी, जी। अहसन भाई। जी, जावेद साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बांग्लादेश में इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ पे कुछ इलेक्शन की बात शुरू हुई थी। मोहम्मद यूनुस ने चंद महीनों पहले ये ऑप्शन माँगा था तमाम सियासी जमातों से और दूसरे अदारों से भी कि क्या किया जाए इस सिलसिले में। तो जो ज़्यादातर जो लोगों के कमेंट्स आए, लोगों के जो जवाबात आए, उसमें सियासी जमातें भी शामिल थीं और उनका कहना था कि इलेक्शन इसी साल हो जाना चाहिए 2025 में। और ठीक ये है, समझा जा रहा था कि शायद जुलाई से लेके दिसंबर तक के दरमियान में इलेक्शन हो जाएगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि वहाँ एक तब्दीली ये आई कि मोहम्मद यूनुस की जो अबूरी हुकूमत है, उसने अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी और वो पाबंदी आयद की उन तशद्दुद के नतीजे में और उसके हवाले से कि जब शेख हसीना का इक़्तिदार जा रहा था और वहाँ नौजवानों ने, तालिब इल्मों में ने जो तहरीक चलाई थी, उस दौरान कोई 150 से ज़्यादा बल्कि बाज़ ज़राए तो कहते हैं कि 300 से ज़्यादा मासूम लोगों को कत्ल किया गया, गोलियाँ चलाई गईं उनके ऊपर। तो उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने इस अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी और शेख हसीना के लिए मुतालबा किया जा रहा है भारत से कि उनको वापस भेजा जाए, हम उन पर मुकदमा चलाएँगे। अच्छा, मज़े की बात ये है जावेद साहब कि जी, इस पर जो ज़्यादा रिएक्शन आया है नेगेटिव, वो आया है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी खालिदा ज़िया की पार्टी का। खालदा ज़िया, जी, उन्होंने जी। उन्होंने मुज़ाहरा भी किया और उन्होंने इसको कंडेम किया कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए।
अच्छा, उसका बैकग्राउंड पस-ए-मंज़र मुझे ये लगता है और सियासी हलक़े ये समझ रहे हैं कि चूँकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स पे यानी खालदा ज़िया के बेटे पर भी जो कि अब उनकी जगह लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उन पर भी जो करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि अगर अवामी लीग पर आज पाबंदी लगा दी गई उस बुनियाद पर, कल को हम पर भी पाबंदी लग सकती है, लिहाज़ा उन्होंने उसकी मुखालफत की। अच्छा, अब उसके साथ-साथ चूँकि आपने कहा कि इतना वक़्त गुज़र गया है और वहाँ पे एक एक इब्हाम-सा है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है ना, तो जी, कुछ जी। समझ नहीं आ रहा है कि आइंदा क्या होगा? पार्लियामेंट मौजूद नहीं है और पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी में कोई कानून नहीं बन सकता। तो उसके लिए ज़रूरी था कि इलेक्शन हो और मेरा ख़्याल है कि आर्मी चीफ़ भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी यही चाहती है कि इलेक्शन हो और दीगर सियासी जमातें भी इलेक्शन चाहती हैं। और उस बुनियाद पर मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी इख्तिलाफ़ हुआ और आर्मी चीफ़ भी उनसे कुछ बदज़न नज़र आए। अब उसके नतीजे में मोहम्मद यूनुस साहब ने अभी 1 हफ़्ता पहले ये ऐलान कर दिया कि अगर सियासी जमातें हम और फ़ौज अगर हमसे ताउन नहीं करेंगे, हमारी हिमायत नहीं करेंगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे। तो बाद में फिर उनको समझाया गया होगा जो स्टूडेंट्स की पार्टी है, जो नई सियासी जमात बनी है, उन्होंने समझाया होगा उनको और वो फिर उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया है। मगर ये एक बात तय है कि मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। उनका कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो मुल्क को लेके आगे बढ़ें और निज़ाम मुस्तकिल तौर पर चला सकें। इसलिए कि वो एक सिंपली एक बैंकर हैं। उन्होंने एक ऐसी रिफ़ॉर्मेशन लाई थी कि जिसकी वजह से देहातों और गाँव की औरतों तक को कर्ज़े मिले और उनकी मुआशी हालत बेहतर हुई। बेहतर उस हुई, बुनियाद ठीक। को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला और उसी बुनियाद पर चूँकि एक गैर मुतनाज़ा तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि अवामी लीग तो उनको मुतनाज़ा समझती थी और उनके मुखालफत में थी। मगर एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसको केयरटेकर हुक्मरान के तौर पे लाया जा सकता था और लाया गया। मगर वही जो आपने कहा कि उनके अज़ाइम ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो इलेक्शन कराएँगे और अभी हाल ही में वहाँ स्टूडेंट्स की एक जमात ने बहुत शदीद किस्म की बड़ी रैली निकाली और ठीक। उनकी मुखालफत में निकाली और वो ये चाहते थे कि इलेक्शन हो। तो अब देखिए कि क्या होते ये सूरत-ए-हाल इसलिए कि ये चीज़ मैं आपको आपको और आपके नाज़रीन को बताऊँगा कि जो इस वक़्त आर्मी चीफ़ हैं, वो शेख हसीना ने ही उनको अपॉइंट किया था ये और जनरल अपने वक़ारुज़्ज़मा जो हैं। ये वक़ारुज़्ज़मा को उन्होंने अपने यानी 1 साल पहले ही आर्मी चीफ़ बनाया था और ये उनके ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, यानी शेख मुजीबुर ठीक, रहमान के रिश्तेदार फिर हैं। रिलेटिव्स हैं। जी, वक़ारुज़्ज़मा हैं, इनके वालिद भी आर्मी में थे और उनको उन्होंने इस तरह नवाज़ा था कि उनके रिटायरमेंट से 1 या 2 दिन पहले उनको आर्मी चीफ़ बनाया गया था ताकि आर्मी चीफ़ की हैसियत से वो रिटायर हो जाएँ, उनको वो सारा प्रोटोकॉल भी मिले और उनको सारी वो मराआत भी मिले और उनके इनको वालिद लाए को। जी, इनके वालिद को और इनको अच्छा, भी 1 साल पहले ही लाके उन्होंने आर्मी चीफ़ बनाया था। तो ज़ाहिर है इनकी हमदर्दियाँ तो यकीनन होंगी, मगर हुँ, हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने शेख हसीना को भारत से या वहाँ से बांग्लादेश से निकाल कर भारत जो भेजा, वो एक तरह हुँ, से उनको बचाया था, वरना उनका अंजाम ऐसे ही लगता था जैसे कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का मुजीबुर हुआ था। रहमान का हुआ। जी, जी, तो ये लेकिन बांग्लादेश की सूरत है। जी, जो इसमें और जो आपका कोई सवाल जो रह गया हो जो मैंने जवाब नहीं दिया? नहीं, मैं उसपे जो जो वहाँ का जो उनका जो सियासी शऊर जो है वहाँ के तुलबा का और वहाँ के एक आम आदमी का, वो यकीनन हुँ, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान से तो निस्बतन बेहतर हैं वो लोग, सियासी शऊर रखते हैं। अब ये नहीं पता कि उसका उसका वजह है कि वो एक एक कौम है, एक ही ज़बान बोलते हैं, मज़हब तो यकीनन एक ही है उनका। नहीं इसका असल इसका में तो जी, जी, इसका मैं ये बताऊँगा कि हुँ, देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत जी, तीनों में सियासी जो सूझबूझ है, जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है बहुत ज़्यादा है, ठीक, तीनों जगहों पे।
लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है पाकिस्तान और बांग्लादेश में कि पाकिस्तान के लोग चाय ख़ानों में, महफ़िलों में सियासत बघाड़ते हैं, न सिर्फ़ ये कि कौमी सियासत बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत तक पर गुफ्तगू की जाती है। आम जी, तौर पे जो जिन्होंने हमने आपने तो पढ़ा है सियासियात को, बैनुल-अक़वामी जी, ताल्लुकात-ए-अम्मा को, लेकिन जो लोग इस वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, वो भी सियासत करते हैं। मगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि बांग्लादेश के जो अवाम हैं, वो बुनियादी तौर पर एजिटेटिव हैं, शुरू से ही एजिटेटिव हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ जब वो रहे हैं, तो और ख़ास के उनका नौजवान बहुत एजिटेटिव, बहुत पुरतशद्दुद वो सियासत के कायल हैं। यानी राइट, वो आप देखिए कि पाकिस्तान के वक़्त भी जब उर्दू और बांग्ला का झगड़ा चल रहा था, तो उसमें उस वक़्त वो बांग्लादेश बंगाली जो है 7 नौजवान वो इतने आगे आ गए थे, पुलिस से लड़ रहे थे कि उन पर गोली चलानी पड़ी और 7 शहीद हो गए और उसकी बुनियाद पर मुल्क बन गया। और उसके बाद भी देखिए कि जब बीएनपी और खालिदा ज़िया की हुकूमतें पार्टी एक-दूसरे से मुतहारिब होती हैं, तो मुझे याद है 2009 में 6 में ग़ालिबन मैं वहीं था ढाके में और जी, जी, खालिदा ज़िया की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और शेख हसीना की इलेक्शन होने वाले थे। तो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के मामले पर इख्तलाफ पैदा हुआ। वहाँ पे ये था कि जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस वो केयर टेकर बनेगा हुक्मरान और इलेक्शन होंगे, ये तरीका था वहाँ का। मगर शेख हसीना ने एतराज़ किया कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट जो किया था वो खालिदा ज़िया ने किया था, लिहाज़ा राइट, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और उसकी बुनियाद पर दोनों सियासी जमातों के दरमियान ख़ासा झगड़ा हुआ और इतना झगड़ा हुआ कि जलसे आमने-सामने हुए और मैंने टेलीविज़न पे वहाँ पे बराह रास्त देखा कि उस दिन यानी अवामी लीग के वर्कर्स डंडे, लाठी लेकर के और सरिया लेके दौड़ा रहे थे बीएनपी के वर्कर्स को और उनको वहाँ पे गिरा के कम से कम मेरा ख़्याल है कि 8-10 लोगों को मार दिया था जान से। उस वक़्त तो दोनों की ज़ुबान एक ही थी, दोनों बंगाली थे, दोनों एक मुल्क ठीक, के थे, 2 ओह! सियासी जमातों के थे। तो ये पुरतशद्दुद सियासत वहाँ की रिवायत रही है और अभी भी देखिए शेख हसीना ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ठीक, ठीक। अच्छा भाई, इसमें एक चीज़ जो आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था, जो आपने बीएनपी पार्टी में खालिदा ज़िया फिर शायद उनके बेटे जी, की आमद का इसका ज़िक्र किया। तो इसी हुँ। तरीके से अगर आप देखें तो शेख मुजीबुर रहमान साहब से की जो जो भी मौरूसियत थी, वो भी उनके ख़ानदान की तरफ चली गई। जी, बेटे तो बिल्कुल। शायद नहीं थे और अब ये जो खालिदा ज़िया हैं, तो इन मेजर ज़िया ये भी कोई फ़ौजी जी, जी। जनरल थे जी, ना जी। ये? जी, 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 ये तो शेख क्या ये मुजीबुर भी रहमान तो जब तो 1900 जी, जी, हाँ, कुछ कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दोनों कि एक तरफ इनकी सियासी अवेकनिंग जो है वो इतनी ज़बरदस्त है, हुँ, तलबा की ख़ास तौर से तलबा का एक बड़ा मुनज़्ज़म किरदार है। अभी भी अगर तलबा के 2 तंज़ीमें, 2 धड़े हो सकते हैं कि जी, इनके साथ या उनके साथ। हुँ, लेकिन हुँ। वो मौरूसी सियासत के खिलाफ बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो है ना, ये या वहाँ पर भी जागीरदाराना सिस्टम है या नहीं, ब्यूरोक्रेसी या फ़ौज, ये इस नहीं। कौन ज़िम्मेदार है इसका? जी, जी, ये आखिरी सवाल है। ये बिल्कुल, ये रुझान तो बढ़ा है अब, ख़ासकर शेख हसीना के आखिरी अदवार में ये हुँ, रुझान बढ़ा है कि मोरूसी सियासत के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। और हुँ, ये जो नौजवानों का टोला था जिसने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, ये ठीक, मोरूसी सियासत के खिलाफ ही खड़ा हुआ। खिलाफ है, ठीक, जी, और आपने ठीक कहा कि शेख मुजीबुर रहमान जब 1972 में बरसर-ए-इक़्तिदार आए थे, उसके हुँ, बाद इनके ख़ानदान के लोगों ने, यानी इनके मामू और कज़न, हर उन्होंने तरफ से। अवामी लीग पर कब्ज़ा किया और सबसे बढ़ के शेख कमाल जो मेरा साथी भी था ढाके में अच्छा, कॉलेज अच्छा, जी, जी, वो उसने तो तबाही मचा दी थी और पूरे कब्ज़ा कर लिया था और यही वजह है कि वहाँ पे इनके खिलाफ एक तूफ़ान खड़ा हुआ और उनकी पूरी ख़ानदान को हलाक कर दिया गया। फिर बाद में वो कई लोग आते रहे, फिर मेजर ज़ियाउर रहमान आ गए, जी, जी, जो खालिदा ज़िया के हस्बैंड, वो भी हस्बैंड थे। किसी को मार के आए थे, खालिद मुशर्रफ थे या कोई और थे, उनको मार के फिर वो आए थे। फौजी तो इन्कलाब लाए थे वो। जी, इनका मगर उस वक़्त तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन उनको भी मार दिया गया, शायद जनरल इरशाद ने उनको के दौर में किलिंग हुई थी और फिर वो आ गए थे। जब खालिदा ज़िया आईं, तो इनके जो बेटे हैं तारिक रहमान, वो ठीक, मंज़र-ए-आम पे आए जैसे शेख कमाल आया, मगर शेख कमाल की जैसे उन्होंने कार्रवाई नहीं की
कि उन्होंने तशद्दुद किया हो या उन्होंने कुछ और किया, मगर उन पर इल्ज़ामात हैं, वो करप्शन के इल्ज़ामात हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। इसीलिए ओह! वो जी, अभी तक वो बैरून मुल्क थे और एक्ज़ाइल में थे, लंदन में रहते थे, मगर जैसे ही शेख हसीना के इक़्तिदार ख़त्म हुआ, तो वो वापस आ गए हैं और अब अपनी पार्टी की क़यादत सँभाल रहे हैं, इसलिए कि खालेदा ज़िया इस काबिल नहीं है कि वो सियासत में कोई रोल प्ले कर सकें। तो ठीक, ये सूरत-ए-हाल वहाँ है, तो ज़ाहिर है कि बीएनपी को भी यही खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ताकत आई है सामने नौजवानों की, वो बीएनपी को भी ख़त्म कर दे और इन पर भी वही इल्ज़ामात लगा दे और उन पर भी पाबंदी आयद कर दे, जो कि शेख हसीना पर आयद किया गया। जैसे कि शेख हसीना ने भी मुआशी तौर पर बांग्लादेश को बहुत तबाह किया और हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो बड़े बगैर पढ़े-लिखे लोग वो तारीफ़ें के पुल बाँध रहे थे कि वहाँ की मईशत तो हमसे कई गुना ज़्यादा चली गई, वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, हालाँकि ये सब झूठ था। मैंने झूठ है। कई प्रोग्राम में अपनी तहरीरों में भी कहा जी, था, जी। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना आज बांग्लादेश बल्कि शेख हसीना के दौर में भी आईएमएफ के पास गया था और अभी भी आईएमएफ से उसको कर्ज़ मिले हैं। जी। तो ये था बांग्लादेश के बारे में। नहीं, बहुत अच्छा भाई, हमेशा की तरह हमारा पूरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा-सा टाइम को किसी तरीके से और बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ज़हन के सवालात दरीचे हाँ, खुलते हैं, मुख्तलिफ बात होती है और ये मेरे लिए भी बड़े अचंभे की बात है कि वहाँ की जो इकॉनमी है और उसका एक हमें एक ऐसा पहलू और इसका इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़र्द जर्नलिज़्म है। जो कहीं पर भी सही बात को नहीं पहुँचने देता और मैं आपका बेशुक्रगुज़ार हूँ आपके टाइम का और आपसे हमेशा की तरह दरख़्वास्त है कि इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते हम फिर आपके साथ इस सिलसिले को जारी-सारी रखेंगे। लोग इसे पसंद करते हैं। मैं दोबारा नंबर दोहरा देता हूँ 1800-702-4302 एक्सटेंशन 1 पे कोई भी सवाल आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे 7738285126 कहीं से भी। लेकिन व्हाट्सएप पे अच्छा भाई प्रॉब्लम ये हुआ कि वो मैसेज डिलीट हो जाते हैं, वो मुझे पता नहीं था टाइमर का। तो अब हम अच्छा, कोशिश जी, जी, जी। तो कोशिश करेंगे ये जो मैंने जो सवालात बनाए थे, ये जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स थे उनके तनासुब जी, से मुझे लोगों ने पूछा था, मैं उनके मैसेज भी सुनवाऊँगा नेक्स्ट प्रोग्राम में जी, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि आप अपनी किताब के हवाले से भी गुफ्तगू कीजिएगा। और एक आखिरी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के अवाम हैं, वो जिस दुःख और तकलीफ़ में हैं, कुछ उम्मीद की कोई छोटी-सी किरण आपको नज़र आती है कहीं पे? या यही है कि ना गुफ्तगू से, ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फ़िरौन इसी से जाएगा। कुछ कहना चाहते नहीं हैं? जावेद आखिरी में। भाई मैं जी, आपने बहुत अच्छी बात की है और ये हमें पाकिस्तान से हम जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, हमें पाकिस्तान से बहुत अच्छी खबरें नहीं आया करती हैं। नहीं आती, मगर मगर वही है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत बहुत ज़रख़ेज़ है सरख़ेज़ है साथी। साथी। और बहुत ये मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में शुरू में जमहूरियत थी, जमहूरियत को उखाड़ के फेंका गया, ब्यूरोक्रेसी आ गई, ब्यूरोक्रेसी ने अपनी ताकत के लिए उन्होंने फ़ौज को इस्तेमाल किया। फ़ौज ने देखा कि हम इनके लिए करते हैं और ये हुकूमत करते हैं तो क्यों ना हम आ जाएँ। खुद तो आज जब फिर वो आ गए तो ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ इसलिए दिया कि हुकूमत तो हमने चलाना है। मगर हुँ, आप ये देखिए कि इस सारे उखाड़-पछाड़ में पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत के लिए तहरीकें चलती रहीं और आमरीत को ख़त्म भी किया गया जी, और इंतख़ाबात भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं है अब इंतख़ाबात में धाँधली कर लें या कुछ और कर लें तो वो एक ज अलग बात है, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन ये कि इंतख़ाबात होते रहे हैं, अवाम के मुंतख़ब नुमाइंदे पार्लियामेंट में आते रहे हैं। तो इसी तरह अगर सिलसिला चलता रहा, काफ़िला चलता रहा तो इंशाअल्लाह चल रहा, पाकिस्तान में जमहूरियत चल आएगी और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ पे। लोगों की फलाह-बहबूद के लिए बड़े-बड़े एनजीओज़ बने हैं जो कि प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। वो नहीं कि दस्तरख़्वान बिछा के खाना खिलाना, खाना मतलब प्रोजेक्ट खिलाना, बहुत सारे चल रहे हैं राइट। और अच्छा काम हो रहा है हर सेक्टर में। नहीं, तो ये ज़रा नम बहुत हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साथी। साथी आपका आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।